गुड मॉर्निंग। मैं CL मीना आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग विज्ञापन बजट की निर्धारण की जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने विक्रय प्रतिशत विधि, इकाई खर्च विधि, प्रतिस्पर्धा समता विधि, इन 3 विधियों के बारे में पूर्व की क्लासों में चर्चा की है। अब इस क्लास में व आने वाली क्लासों में हम 3 और विधियां हैं जिनसे कि एडवर्टाइजमेंट का बजट का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे क्षमतानुसार विधि, लक्ष्य एवं कार्य विधि और निवेश लाभ विधि। इन 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 3 विधियों के आधार पर हम किस तरह से विज्ञापन बजट का निर्धारण करते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की जो प्रथम विधि है वह है क्षमता अनुसार विधि अर्थात अफोर्डेबल मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही हम जानते हैं कि जिसकी जितनी क्षमता होगी वह विज्ञापन पर उतना खर्च कर सकता है। इस विधि के अनुसार संस्था विज्ञापन बजट अपनी क्षमता या संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर निर्धारित करती है। इस विधि के अंतर्गत विज्ञापन बजट निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम संस्था की संभावित आय का अनुमान लगाया जाता है। तब उस आय में से विज्ञापन के अतिरिक्त सभी व्यय एवं कोषों में अंतरण योग्य राशि को घटा दिया जाता है। तत्पश्चात जो राशि शेष बचती है उसमें से कोई भी राशि विज्ञापन बजट के रूप में निर्धारित करती जाती है। इस प्रकार इस विधि में विज्ञापन बजट का निर्धारण करने के लिए आय में से अन्य सभी लागतों एवं दायित्वों की पूर्ति हेतु आवश्यक राशि को घटाकर शेष बची हुई राशि में से कुछ प्रतिशत राशि को विज्ञापन बजट के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक विधि है। इसके कुछ लाभ हैं, कुछ दोष हैं। तो सबसे पहले हम इस विधि के लाभों के बारे में बतलाते हैं। जैसे कि यह विधि बहुत ही सरल है, ये बहुत ही व्यवहारिक है और यह विधि छोटी संस्थाओं में ज़्यादा कारगर है, उनमें ज़्यादा यह उपयोगी है। यह विधि अंशधारियों और स्वामियों के हितों को सुरक्षित रखती है। अर्थात इस विधि में जो संस्था की समस्त देनदारियां हैं उनको घटाने के पश्चात जो राशि शेष बचती है उस राशि के कुछ हिस्से को विज्ञापन बजट हेतु निर्धारित किया जाता है। अर्थात इसमें जो अंशधारी हैं या स्वामी हैं उनके जो हित हैं उनका पूर्ण तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह विधि लोचशील है। इसमें विज्ञापन बजट को आय के साथ में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि संस्था की आय बढ़ती है तो विज्ञापन बजट के खर्च को बढ़ाया जा सकता है और यदि संस्था की आय घटती है तो विज्ञापन बजट को इसमें घटाया जा सकता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि कई विद्वानों का ये मानना है कि यह विधि कोई वास्तव में विधि ही नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कोई विधि नहीं है, इसमें तो सिंपल सा गणित है कि यदि संस्था के जो सारे व्यय और खर्चे निकालने के बाद जो सेल्स जो अमाउंट होता है उसमें से जो राशि शेष बचती है उसका कुछ हिस्सा विज्ञापन के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। यह विधि विज्ञापन की दीर्घकालीन योजना बनाने में बाधक है। अन्य विधियों की तरह इस विधि में भी इस विज्ञापन की जो दीर्घकालीन योजना है वो इस विधि में नहीं बनाई जा सकती है। यह विधि व्यावसायिक अवसरों को महत्व नहीं देती है। अगर अवसर आने पर विज्ञापन के व्यय को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, इस बारे में इस विधि में कुछ बात नहीं बतलाई गई है।
इस विधि को प्रयोग करने वाले विज्ञापन व्ययों का विज्ञापन प्रभाव से कोई संबंध नहीं समझते, अतः यह विधि विज्ञापन के महत्व को कम ही आंकती है। इस विधि में विज्ञापक विज्ञापन बजट अपनी मनमानी विधि से बनाता है। ये भी इसका सबसे बड़ा दोष है कि इसमें व्यक्ति मनमानी से विज्ञापन की राशि तय कर लेता है कि वो इसका कितना प्रतिशत विज्ञापन के लिए राशि निर्धारण करे, ये उसकी मन मर्जी पर निर्भर करता है। कुछ संस्थाएं सभी व्यय एवं दायित्वों की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं और विज्ञापन पर अधिक व्यय कर देती हैं, फलतः ऐसी संस्थाएं दिवालिया भी हो जाती हैं। कुछ संस्थाएं अधिक विज्ञापन बजट बनाने हेतु उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि भी कर सकती हैं, इससे उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इस विधि के कुछ दोष हैं, साथ में कुछ लाभ भी हैं, फिर भी यह विधि व्यवहारिक है, छोटी संस्थाओं में ये उपयोग में ली जाती है। इसके लिए जो गणना की जाती है वो बहुत ही अत्यंत सरल है। धन्यवाद।